नमस्कार। दूरदर्शन के सजीव फोन कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर विशेषज्ञ की राय से अवगत कराते हैं। आज का हमारा विषय बहुत ही ऐसा है जिसको आपको लगेगा कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है। नाम है उसका एंडोमेट्रियोसिस। जैसा कि आपने देखा, हम उसके लक्षण, कारण और उपचार के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे देश में भी ये बीमारी महिलाओं में होती है और ये गर्भाशय का जो टिश्यू रहता है वो शरीर के किसी अन्य भाग में जब लग जाता है तब उसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। और ये इतनी ज़्यादा प्रिवलेंट है पूरे विश्व में कि WHO मार्च के पहले सप्ताह को एंडोमेट्रियोसिस वीक के रूप में मनाता है और पहले महीने को एंडोमेट्रियोसिस के अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाता है। तो आप सोच लीजिए कि ये कितनी ज़्यादा प्रिवलेंट है। लिटरेचर में तो ये लिखा हुआ है कि 10 में से 1 महिलाओं में ये इस तरह की प्रॉब्लम आती है और आमतौर पर महिलाओं को कई बारी दर्द होता है माहवारी के दौरान, या निचले पेट के हिस्से में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है और भी बहुत सारे ऐसे लक्षण, ऐसा दर्द जिससे कि उसकी डे टू डे की लाइफ जो है वो परेशानी में बदल जाए और वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है। हमारे देश में भी पहले से ही ये बीमारी प्रेवलेंट है, लेकिन कई बार इसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता था। लेकिन हमारे साथ आज डॉक्टर मनीषा श्रीवास्तव हैं जो कि लैप्रोस्कोपिक गायनिक सर्जरी में महारत हासिल करी उन्होंने पूना के बीजे मेडिकल कॉलेज से गायनी के अंदर जो है PG हासिल करी और उसके बाद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ के बारे में 3 साल तक बड़ा वृहद अध्ययन किया और वो एंडोमेट्रियोसिस को अर्ली स्टेज पर पकड़ लेती हैं और डायग्नोस कर देती हैं। आइए उनसे ही पूछते हैं कि आखिर क्या होता है ये एंडोमेट्रियोसिस वास्तव में और क्यों ज़रूरी है और क्यों WHO इसके बारे में पूरा महीना जो है जागरूकता के लिए व्यतीत कर रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीषा मैडम। तो ये जो एंडोमेट्रियोसिस है, नाम तो बड़ा टिपिकल है, जैसे एक ज़माने में फिल्मों में आता था ना कि एंजाइना पेक्टोरिस नाम लिया जाता था। तो ये जो बीमारी है ये वास्तव में कितनी प्रिवलेंट है? जैसा कि मैंने बताया कि 10 में से 1 महिला, और आप अभी इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के अंदर काफ़ी काम कर रही हैं, काफ़ी मरीज़ आपने डायग्नोस किए, ठीक किए। तो हमारे दर्शकों को सामान्य भाषा में बताइए कि एंडोमेट्रियोसिस आखिर है क्या और इसके प्रारंभिक लक्षण क्या हैं? धन्यवाद सर। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें गर्भाशय की अंदरूनी लेयर में जो कोशिकाएं होती हैं जिनसे रक्तस्राव होता है, अगर यही कोशिकाएं शरीर के दूसरे भागों में जैसे अंडाशय या गर्भाशय का ये जो मस्कुलर पार्ट है, जो मसल है, उसमें पीछे इंटेस्टाइन्स और यूट्रस, आंतों और यूट्रस के बीच में, किडनी से जो मूत्र नलिका आती है उसमें, यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ तक कि पैरों को सप्लाई करने वाली नर्व्स, नसों में, हमारे शरीर को एब्डोमेन और थोरैक्स में डिवाइड करने वाली जो लेयर होती है डायफ्राम में, यहाँ तक कि लंग्स में भी ये कोशिकाएं उपस्थित हो सकती हैं और हर महीने हार्मोन्स के प्रभाव में वहाँ से भी रक्तस्राव होता है। पर ये 1-1, 2-2 कोशिकाएं होने की वजह से इतना कम रक्तस्राव होता है और जो भी तकलीफ़ें होती हैं वो किसी न किसी प्रकार का दर्द ही होता है। जी। और वो इतने धीरे धीरे बढ़ता है कि महिलाएं उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाती कि ये दर्द एकदम से होता है तो हमें पता चल जाता है। कोई चीज़ बहुत धीरे धीरे सालों में बढ़ती है, हमें पता नहीं चलती, इसीलिए उसको दर्द ही होता है। माहवारी के समय पेट के निचले भाग में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, पैरों के अंदरूनी एस्पेक्ट में, जांघों में दर्द होना, उस जगह की वेस्टिंग होना, पैरों का पतला होना, बैठने पे हिप्स में पेन होना, संबंध में दर्द होना, यूरिन पास करने में दर्द होना, मोशन पास करने में दर्द होना, छींकने खांसने पे डायफ्राम इस तरफ दर्द होना, पीछे कंधों में दर्द होना, ये सब कुछ बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है। वो समझ नहीं पाती कहाँ जाए, पैरों में दर्द होना है वो कहाँ जाए। तो इन सिम्टम्स की जागरूकता होना ज़रूरी है कि ये जो बीमारी है सिर्फ गर्भाशय या अंडाशय तक ही सीमित नहीं है, ये ऑल ओवर हो सकती है और इंसान की जीवन की क्वालिटी ख़राब करती है। दूसरा एक कारण है इसकी जागरूकता होना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये यंग लोगों में बहुत होती है। 15-16 साल से लेके 45 इयर्स की एज किसी भी इंसान की सबसे प्रोडक्टिव एज होती है, जहाँ वो अपना करियर, समाज, घर सब करता है। वही उसका पूरा समय बीमारी और दर्द में निकल जाता है। तो इसकी जागरूकता होना ज़रूरी है कि ये लक्षण हो तो आप डॉक्टर के पास और स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाएं। बहुत ही विस्तार से मैडम ने बताया और वास्तव में देखा जाए तो लक्षण सारे जो हैं वो ऐसे हैं कि उस लक्षण के लिए आदमी किसी जनरल फिजिशियन के पास जाता है और उसको कुछ दर्द निवारक गोलियां दे दी जाती हैं और वो ठीक हो जाता है, फिर अपने काम पर लग जाता है, फिर उसको परेशानी होती है, फिर जाता है
और कुल मिलाकर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है। लेकिन मैडम ऐसे जैसे आपने बताया कि संबंध बनाने के दौरान दर्द होता है या माहवारी जब आती है उस समय दर्द होता है, तो ऐसे मरीज़ों में आप लोग कैसे पता करते हैं कि इसको ये दर्द जो है वो किसी अन्य बीमारी के कारण है या एंडोमेट्रियोसिस के कारण है? सर इसके दो मार्ग होते हैं। एक तो हम विस्तार से उसकी पूरी हिस्ट्री पूछते हैं, उसमें ही हमें 50% पता चल जाता है कि क्यों हो रहा है। फिर इसी चीज़ को हम सत्यापित करते हैं हमारे अपने एग्जामिनेशन के द्वारा, जी। जो हम क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं उनको, उससे। और फिर एक ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है 3D TVS, जो कि एक्चुअली डिजीज़ का एक्सटेंट क्या है, कितना वो यूट्रस में है, कितना यूट्रस के बाहर है। अब ये डिजीज़ 3 तरह के प्रमाण में पाई जाती है। शुरुआत की स्टेज जहाँ वो नरम होती है और फिर धीरे धीरे जब वो कड़क होने लगती है। एक 3D TVS हमको ये भी बता सकता है कि कहाँ वो बहुत कड़क और ऑर्गेनाइज्ड है, कहाँ वो फ्रेश है। उस हिसाब से हम अपना ट्रीटमेंट और सर्जरी प्लान कर सकते हैं। तो ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, हिस्ट्री और हमारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ये जो 3D TVS अल्ट्रासाउंड की आप बात कर रही हैं, जो जांच का एक तरीका है, ये तरीका हमारे शहर भोपाल में या जिला स्तर पर उपलब्ध रहता है? सहज रूप से उपलब्ध है सर। अच्छा। जिला स्तरों के अस्पतालों में, छोटी जगहों पे जैसे विदिशा में, सिरोंज में नहीं होगा, विदिशा में है। अच्छा। पिपरिया में नहीं होगा, होशंगाबाद में है। तो एक बार मान लीजिए आपने ये अल्ट्रासाउंड कर लिया और आपको पता लग गया कि साहब वहाँ पर बीमारी जो है, जो गर्भाशय का टिश्यू है, वो वहाँ की जगह किसी दूसरी जगह पर आपको दिखाई पड़ गया, तब आप लोग कैसे पता करते हैं और क्या उपचार करते हैं? ये उपचार 2 तरह से मैनेज किया जाता है। एक, मरीज़ की उम्र क्या है और उसकी हमारे इस ट्रीटमेंट से अपेक्षा क्या है। अब इस बीमारी की एक सबसे बड़ी विचित्रता ये है कि कुछ लोगों में शायद एक 2 सेंटीमीटर का चॉकलेट सिस्ट, मतलब कि वही एंडोमेट्रियोसिस अब अंडाशय में है तो उसमें जो ब्लड इकट्ठा होता है, ब्लड पुराना होने के बाद चॉकलेटी रंग का दिखता है, तो चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। वो 2 सेंटीमीटर के सिस्ट से आपके पास बहुत पेन से आएगी। और कुछ महिलाओं में देखेंगे सब कुछ चिपका हुआ है, गर्भाशय, आंतें, अंडाशय, अंडनलिकाएं बन के एक ट्यूमर बन गया, उसे कोई दर्द नहीं, तो उसे किसी भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं। तो डिक्टम, मतलब जो नियम है वो ये है कि अगर मरीज को लक्षण नहीं है तो कोई इलाज ना करे, और अगर लक्षण है तो डिजीज़ कितनी भी कम है उसका इलाज करें। अब अगर उसे प्रजनन चाहिए, यंग लड़की है, वो हमारे पास बांझपन की वजह से आई है, तब हम लैप्रोस्कोपी डायरेक्टली करके उस जगह की संरचना को ठीक करते हैं, ताकि एक, या तो वो अपने आप गर्भधारण कर ले, और अगर अपने आप गर्भधारणा नहीं कर सकती है तो कम से कम जब टेस्ट ट्यूब बेबी हो तो उसका इम्प्लांटेशन या सक्सेस रेट बढ़ जाए। ये भी समझने वाली बात है कि लैप्रोस्कोपी हमेशा टेस्ट ट्यूब बेबी के पहले की जाती है अच्छे से, ताकि अंदर का वातावरण ठीक रहे और उनके सक्सेस रेट्स बढ़ें। अब अगर उसे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तब फिर हम दवाइयों का मार्ग अपनाते हैं। दवाइयों का मार्ग अपनाने का कारण ये है कि हम उससे बीमारी को ठीक तो नहीं कर सकते, पर बीमारी के बढ़ने की गति को कम कर सकते हैं। अच्छा। ये कर सकते हैं। और तीसरा, जब हम सीधे लैप्रोस्कोपी करते हैं, वो ये सिचुएशन होती है जो वाइटल ऑर्गन्स है, मतलब आंतों में ऑक्लूजन हो रहा है या बंद हो रही हैं आंतें धीरे धीरे, जो किडनी ट्यूब्स हैं, यूरेटर्स जिनको बोलते हैं, कि किडनी से यूरिन पेशाब की थैली में आता है, वो ट्यूब्स बंद होने लगती हैं साइड से, तो ये लाइफ सेविंग सर्जरीज होती हैं। तो इनमें मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई रोल नहीं है, इसे सीधे लैप्रोस्कोपी द्वारा ही ट्रीट किया जाता है। तो मैडम आमतौर पर तो हम लोग ये सुनते थे भाई कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती तो पेट के अंदर 2-3 छेद बना देते हैं और उस छेद के द्वारा जैसे गॉल ब्लैडर निकाल लेते हैं, तो आप लोग भी उसी तरीके से ही लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं या कुछ ये डिफरेंट होती है? सर, मैं आपको यहाँ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में 2 मिनट बताना चाहूँगी कि लैप्रोस्कोपी एक ऑपरेशन करने का मार्ग है, एंडोस्कोपी बोले तो। इसमें हमको एडवांटेज ये होता है कि हमें एक तो ओपन नहीं करना पड़ता, पेट पूरा नहीं खोलना पड़ता, पर वो बहुत सबसे छोटा एडवांटेज है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम जो भी स्नायु, टिश्यू, ऊतक देख रहे हैं वो हमें बहुत मैग्निफिकेशन में दिख रहा है। अच्छा। तो जो हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते वो बीमारी हमें लैप्रोस्कोपी के लिए दिखती है। और आज के समय में हम 3D लैप्रोस्कोपी यूज़ करते हैं, जो हमको बहुत हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस दिखती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आजकल हम देखें, जो कैमरे के तौर पे हम घास एक छोटी सी देखते हैं तो उसमें पीला, हरा और लाल तीनों रंग बहुत अच्छे से दिख जाता है। तो ये रेजोल्यूशन की वजह से हमारा जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज हैं, जो सुगठन क्रियाएं होती हैं, मतलब निकालना अगर किसी चीज़ को है तो उसके लिए इतने एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है,
पर अगर किसी चीज़ को बनाना है तो उसके लिए आवश्यकता है। तो लैप्रोस्कोपी सर्जरी या एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी लैप्रोस्कोपी द्वारा ही होती है। जी जी जी। आंखों से देख के तो वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमको वो बीमारी उस लेवल पे जो हमारे नीचे हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स होती हैं, जो नर्व्स हमें पैरों को सप्लाई करती हैं, या ये बच्चियां कॉन्स्टिपेशन से आती रहती हैं हमेशा, इनमें से ज़्यादातर लोगों के फिशर के 1-2 ऑपरेशन हो चुके होते हैं। तो ये सब कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, जो नर्व्स को इन्वॉल्व करता है। वो सारी चीज़ें आँखों से तो देख ही नहीं पाते हम। तो ये जो नर्व्स प्रिजर्विंग सर्जरीज होती हैं, ये सब लैप्रोस्कोपी, 3D लैप्रोस्कोपी द्वारा की जाती है। पूरी बात सुनने के बाद ये समझ में आता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये अपने बहुत सारे लक्षणों के साथ प्रदर्शित होता है। जैसे कि मैडम ने बताया कि अगर एंडोमेट्रियोसिस किसी यंग लेडी के अंदर कोई अगर नर्व इन्वॉल्व हो गई जिस कारण से उसको कॉन्स्टिपेशन हुआ और उसका एनल फिशर का ऑपरेशन हो गया, जबकि पैथोलॉजी कहीं और थी, तो अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स है तो मुझे लगता है कि उसके अंदर लैप्रोस्कोपी करके, और जैसा कि उन्होंने बताया कि 3D लैप्रोस्कोपी के अंदर काफ़ी बड़ी चीज़ें जो कि नग्न आँखों से देखना संभव नहीं है, उससे देख लेते हैं और उस बीमारी को निकाल देते हैं, तो इस तरीके की परेशानी से बचा जा सकता है। मैडम, आमतौर पर आपकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे कि जब मीनोपॉज हो जाता है, जब स्त्री का मासिक धर्म बंद हो जाता है, तो ऐसी स्त्रियों में तो अगर मान लो तब तक नहीं हुआ तो इस बीमारी के होने के चांसेस नहीं होते होंगे? बिल्कुल नहीं होते सर। अच्छा, तो ये उन्हीं लोगों में ये पॉसिबल है। तो खासकर इस प्रोग्राम के अंदर वो महिलाएं ज़्यादा ध्यान दें जो कि अपने प्रजनन पीरियड के अंदर हैं या जिनको मासिक धर्म चल रहा है। और मान लीजिए अगर एक बार इस प्रेगनेंसी पूरी हो गई और उसके बावजूद भी कई बार लोगों के कमर में दर्द प्रेगनेंसी के बाद भी लंबा बना रहता है और भी कोई परेशानी आ रही हैं और जो जा नहीं रही हैं, क्रॉनिक पेन बना हुआ है, तो ऐसे लोगों को अपना टेस्ट कराना चाहिए। क्रॉनिक पेन मतलब बहुत लंबे समय से अगर पेट में निचले भाग में दर्द है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, भले वो कुछ ना निकले, पर कारण पता होना ज़रूरी है। और लेप्रोस्कोपी कराना जो है मैडम, वो कितनी बड़ी चीज़ है? जैसे मान लीजिए हम आपके पास आए और आप तो इसकी विशेषज्ञ हैं और आप बता रही हैं कि बहुत सारी महिलाओं में होता है, तो ऐसी महिलाओं को 3D अल्ट्रासाउंड उन्होंने करवाया, TVS वाला अल्ट्रासाउंड करा लिया, और उसके बावजूद अगर आपको कुछ सस्पिशन लगता है तो इस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर क्या आप लोग बेहोश तो करते हैं? कितने दिन अस्पताल में रखते हैं? कितना बड़ा प्रोसीजर होता है? प्रोसीजर तो बड़ा होता है सर। जो भी हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज इंटेस्टाइन्स पे करते हैं या यूरेटर या किडनी की सर्जरीज करते हैं, प्रोसीजर बड़ा होता है। 2.5 से 3 घंटे भी लगते हैं कई बार आंतों को कट करके जोड़ते भी हैं, उसको भी 2-2.5 घंटे लगते हैं। पर हॉस्पिटल में हम पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे रखते हैं, 24 to 48 आवर्स। उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि मरीज़ को अस्पताल में ज़्यादा समय अगर रखना पड़ रहा है तो उसका ये रीज़न होता है कि हम उसको ओपन कर दें। अगर हम एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में उसको ऑपरेट कर रहे हैं, ओपन नहीं किया है, तो एनेस्थीसिया एडवांसमेंट्स टेक्नोलॉजिकली ये इतना एडवांस हो चुका है कि अगर हम पेशेंट को पेन फ्री रखते हैं, सर्जरी में कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो हमारे ज़्यादातर मरीज़ 24 घंटे में, और जिनके ऊपर हमने इंटेस्टाइनल सर्जरी की है उनको 48 घंटे रखते हैं। इतना ही रहता है। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका नंदस्वरूप जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि बहुत से लोग टीवी या चीजों नहीं देखते तो उनको बीमारी पता नहीं था। ग्रामीण क्षेत्र में तो एकदम महिलाएं बहुत अनभिज्ञ होती है, इसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो इस बीमारी से बचने के लिए गाँव की महिलाओं को कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे इस बीमारी से वो दूर रहे? हर बीमारी के अंदर यही बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमारे नंदस्वरूप मिश्रा जी यही पूछ रहे हैं मैडम कि ऐसी कौन सी स्टेप्स लें ताकि इस बीमारी से ग्रसित ही ना हो। ये संभव नहीं है। अच्छा, इस बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए बारे में अभी भी आरोग्य जगत को कुछ पता नहीं है। पता हमें यह है कि अगर ये बीमारी पकड़ में आ गई तो हम उसको जल्दी पकड़ सकते हैं और उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। तो नंदस्वरूप जी देखिए, अब बीमारी भी बड़ी विचित्र है कि अभी जो है इसके बचाव का कोई, जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए पिछली बार हमने सुना था कि लोग कहने लगे कि साहब आजकल जो है टीके लगना शुरू हो गए हैं और टीके लगा दें, लेकिन इस बीमारी को जल्दी पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा मैडम, ये बताइए, आप जैसे बोल रही हैं कि ये तो आंतों को भी जकड़ लेती है, ये किडनी के अंदर जो मूत्र की नलियाँ जाती हैं उनको भी जकड़ लेती है, तो कोई केस ऐसे भी आपके पास अर्ली आए जिसके अंदर ये सब चीज़ें आते माते प्रभावित ना हुई हो और छोटा सा हुआ और आपने आधे घंटे 1 घंटे में ऑपरेशन कर दिया हो और फिर मरीज़ को राहत मिल गई हो? ये बहुत कॉमन है।
ये तो जो मैंने बताया कि किडनी ग्रसित हो गई है, इंटेस्टाइन्स ऑक्लूड हो गए, ये एडवांस्ड केसेस होते हैं, नेग्लेक्टेड केसेस होते हैं। तब तक पेशेंट बहुत सह चुके होते हैं। पर शुरू में जब कई बार हमारे पास पेशेंट इनफर्टिलिटी, बांझपन की लैप्रोस्कोपीज के लिए आते हैं, तो हमें जहाँ जहाँ इस डिजीज़ के लक्षण उत्पन्न होते दिखते हैं उसे हम पूरा उसी समय निकाल देते हैं। प्लस जो हमारे आंतों, यूट्रस वगैरह के पीछे ऊपर एक लेयर होती है पेरिटोनियम जिसे कहते हैं, ये कोशिकाएं उसी के ऊपर शेड होकर रहती हैं, तो वो पूरा पेल्विस मतलब शरीर के निचले भाग की जो वो लेयर होती है उसको निकाल दिया जाता है। उसको निकालने से हम इस डिजीज़ को फिर से होने की जो आशंका होती है उसको हम ना के बराबर कर देते हैं। अच्छा। हाँ। तो पुराने ज़माने में तो ऐसे बोलते थे कि साहब पेट की टीबी हो गई है, और पेट की टीबी हुई तो सारे टिश्यू जो उसमें गड्ढ-मड्ढ हो गए, और आप जैसा बोल रहे हैं कि आंत को काटा गया, फिर उसको फिर से जोड़ा गया, टीबी की दवाई 12 महीने तक दी गई साहब, तो फिर वो ठीक हो गए। तो इसकी पिक्चर तो लगभग वैसी ही आ रही है सर। ये पहले ट्यूबरक्लोसिस लेकर ही माना जाता था और वैसा ही ट्रीटमेंट होता था, क्योंकि इसके कुछ ब्लड टेस्ट जैसे CA-125 वगैरह होते हैं, वो इसमें भी बढ़े होते हैं और टीबी में भी बढ़े होते हैं। अच्छा। वो भी एक कारण है। तो लैप्रोस्कोपी इसको डिस्टिंग्विश कर लेती है कि ये टीबी है या एंडोमेट्रियोसिस है, और 3D TVS भी आजकल हमें अच्छे से बता देता है कि ये टीबी है कि एंडोमेट्रियोसिस है। उसमें भी अगर हमें कोई कन्फ्यूजन है डायग्नोसिस करने में, क्योंकि टीबी है तो हम ऑपरेट नहीं करेंगे जी, एंडोमेट्रियोसिस है तो हम ऑपरेट करेंगे, तो हमें ये क्लैरिटी ज़रूरी है कि टीबी है या एंडोमेट्रियोसिस है ऑपरेशन से पहले। तो इसमें भी अगर कोई डाउट है तो MRI बता देगा। पर टीबी अपने आप में बहुत से दूसरे लक्षण लेकर भी आती है। प्लस एक और जांच होती है हिस्ट्रोस्कोपी, मतलब गर्भाशय के अंदर की दूरबीन की जांच जी। तो अगर हम सिर्फ हिस्ट्रोस्कोपी कर ले, वो भी हमें बता देती है कि ये टीबी है या एंडोमेट्रियोसिस है। तो हमें ऑपरेशन के दौरान ऐसा सरप्राइज मिले कि अरे ये एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, टीबी है, ये अब असंभव है। तो आप तो जैसे बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण के कोर्स भी चलाती हैं, मैं देखता हूँ आप लाइफ सर्जरीज के कोर्स भी करती हैं, तो क्या आपको लगता है कि प्रदेश की जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस करने के लिए सेंसिटिव हैं, या ऐसे लोग जो कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं वही जो लेप्रोस्कोपी करते हैं उसको पकड़ पाते हैं, और क्या इसमें और भी ज़्यादा वर्कशॉप्स वगैरह की ज़रूरत है? सर वर्कशॉप्स की तो ज़रूरत है। अवेयरनेस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये एक निरंतर प्रक्रिया है, तो करनी होती है। नए नए स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, तो ऐसा तो हम मान नहीं सकते कि एक बार करें, तो हम साल में 2-3 वर्कशॉप्स तो करते हैं जी। इनके लिए ज़्यादातर लोग जो इनफर्टिलिटी या बांझपन की प्रैक्टिस करते हैं वो इसको पकड़ लेते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस है, क्योंकि आगे का ट्रीटमेंट तो वो तभी कर पाएंगे कि एंडोमेट्रियोसिस है कि नहीं पकड़ें। अगर वो जटिल नहीं होता तो उसकी लैप्रोस्कोपी वगैरह वही लोग कर लेते हैं, अगर जटिल है तो फिर वो हमारे पास भेजते हैं। तो आमतौर पर मैडम देखिए, किसी ऐसी महिला है जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है लेकिन वो अभी मीनोपॉज में नहीं गई हैं, उनका मासिक धर्म बंद नहीं हुआ है, उनको इस तरीके की तकलीफ़ रहती है, और आपने उनकी अल्ट्रासाउंड करी और उसके बाद आपने जब उनकी लैप्रोस्कोपी करी तो पता लगा कि साहब उनको अंदर एंडोमेट्रियोसिस है। अब वो ये नहीं चाहती कि वो सर्जरी में जाएं, वो ये चाहती हैं कि कोई दवाओं से उपचार कर दें, तो कोई ऐसी दवा भी है क्या? सभी चाहते हैं सर दवाइयों से उपचार हो जाए। जी। सर इसमें ऐसा है कि दवाइयों का एक ही कॉर्नरस्टोन है कि इसी तरह से सिर्फ इलाज हो सकता है कि हम उसका मासिक धर्म बंद कर दें। अच्छा। तो ये 3 से 6 महीने के लिए मासिक धर्म बंद कर दिया जाता है, लेकिन ये तभी जब दूसरे अंग प्रभावित ना हो रहे हों। तो ऐसी दवाइयाँ हैं जो दी जा सकती हैं 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल तक। इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके लिए हम पेशेंट को काउंसल करते हैं, लेकिन परेशानी तब आती है कि जो पुरानी बीमारी है, जो बिल्कुल कड़क होके इंगल्फ कर चुकी है, जिसने नसों को जकड़ लिया है, वो दवाइयाँ उस पर काम नहीं करती। ये एक बेसिक नियम है कि दवाइयाँ उसी पे काम करती है जहाँ टिश्यू एक्टिवेट हो रहा हो, डिवाइड कर रहा हो, जहाँ से जो चीज़ पुरानी होके बन घर कर गई है उस पे दवाइयाँ काम नहीं करती। तो उसके लिए फिर हमको ऑपरेट करना पड़ता है। ये हम समझाते हैं साधारण भाषा में महिलाओं को, और मेरे अनुभव में वो समझ जाती हैं कि ये चीज़ दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। वक्त लेती हैं, 1-2 महीने उनको खुद भी समझ में आ जाता है कि ठीक नहीं हो रहा है, फिर वो आ जाती हैं ऑपरेट करवाने के लिए। तो कई बार ऐसा भी होता है मैडम कि जैसे बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि ब्रेस्ट का कैंसर है, ये सब चीज़ें आनुवंशिक होती हैं कि एक महिला की माँ को है तो उसके बेटे को भी, बेटी को भी हो सकती है, तो इसमें भी कुछ आनुवंशिकी का या कोई जीन थेरेपी वगैरह होती है? आप लोग कोई जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, ऐसा कुछ होता है? जीन थेरेपी के बारे में तो अभी ऐसा कुछ मैंने पढ़ा नहीं जी। और इसलिए मैं बोल भी नहीं सकती कि है कि नहीं,
लेकिन अनुवांशिक कुछ टाइप ऑफ डिजीजेस हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस के भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये सब होता है। तो हाँ, फाइब्रॉइड्स जो गर्भाशय में होने वाली गांठें, कुछ ओवेरियन डिजीजेस, कुछ तरह का प्रेजेंटेशन अनुवांशिक है, जैसे ये हर तरह से प्रेजेंट करती है डिजीज़। तो कुछ तरह के जैसे शरीर के जो पिछले हिस्से में होने वाली डिजीजेस हैं, जो एक्सटेंसिवली यूट्रस के मस्कुलेचर को इन्वॉल्व करती हैं, इन चीज़ों में पाया गया है कि अनुवांशिक भी हैं। तो आमतौर पे महिलाएं ये बोलती हैं कि हमारी माँ की बच्चेदानी 35 साल की उम्र में निकल गई थी। फिर हम थोड़ा सा हाई सस्पिशन रखते हैं, क्योंकि उस ज़माने में तो ये सब नहीं होता था। उस ज़माने में आप दर्द सहे, बच्चे हो जाएं तो फिर यूट्रस निकलवा दें, ऐसा होता था। इस थोड़ा हिस्ट्री से इसलिए हम इसकी आइडिया लेते हैं कि कैसा होता है। तो ये कुछ स्ट्रेन्स हैं जो अनुवांशिक हो सकते हैं, सभी अनुवांशिक हैं ऐसा नहीं। तो आपने जैसा अभी बोला हिस्टेक्टमी की बात से मेरे दिमाग में एक बात आई कि अभी पिछले समय में ICMR का सर्वे आया था कि हमारे देश में जो हिस्टेक्टमी की दर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कई बार ये क्या हो सकता है कि अब चूंकि ये तो बीमारी वहाँ के ऊतक की है, तो अगर मान लीजिए फैमिली कंप्लीट हो गई है और हमने अगर हिस्टेक्टमी करवा ली तो फिर समस्या का निजाती हो गया। ये एक बहुत आयरॉनिकल चीज़ है। उसमें ये होता है कि हिस्टेक्टमी होने के बाद भी ये बीमारी रहती है। तो ये जो गाँव में या छोटे हॉस्पिटल्स में कई बार इन चीज़ों के लिए हिस्टेक्टमी कर देते हैं, क्योंकि ये ओपन हिस्टेक्टमीज होती हैं, ये पूरी तरह से बीमारी निकाल नहीं पाते, ये पूरा चिपका रहता है, ये आंतों की और दूसरे जगहों की, और कई बार अंडाशय भी पूरा नहीं निकाल पाते। तो हमारे लिए ये बहुत कॉमन है, हमारी ओटीज़ में हिस्टेक्टमी के बाद का एंडोमेट्रियोसिस है। तो हिस्टेक्टमी के बाद तो आप जैसा कह रही थी कि जब मासिक धर्म बंद हो जाता है तो फिर वो एंडोमेट्रियल टिश्यू। हाँ, मासिक धर्म तो यूट्रस भी ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स की वजह से मासिक धर्म होता है। तो अंडाशय का कुछ हिस्सा रह गया या ये टिश्यू रह गया थोड़ा बहुत, तो ये ब्लड बनाता रहता है और वो फिर एक पेल्विक ट्यूमर के नाम से आते हैं फिर ये पेशेंट्स। तो इन महिलाओं में हिस्टेक्टमी सॉल्यूशन नहीं है। आपको जहाँ जहाँ बीमारी दिखती है वो पूरा निकालिए, और अगर निकालना है तो फिर वो अंडाशय का भी पूरा भाग प्लस जो ओल्ड हार्ड फाइब्रोटिक जो पुरानी बीमारी है उसको भी निकालना ज़रूरी होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने यूट्रस निकाल दिया, ओवरीज निकाल दिया तो बाकी ठीक हो गया, नहीं। जहाँ जहाँ पे ये ग्रसित है बीमारी, इसको पूरी तरह से निकालना ज़रूरी है, नहीं तो दर्द बना ही रहता है हमेशा। तो आप जैसा बोल रही थी कि ये तो कई बारी रेयरली जो है डायफ्राम जो डिवीजन करती है वहाँ पर भी चिपका मिल सकता है। कई बार तो आप बोल रहे हैं कि लंग तक या किडनी तक पहुँच जाता है। तो मान लीजिए ये सब ओवरी यूट्रस सब निकल गया तो वहाँ पर जो बीमारी रहेगी वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी? नहीं, उसको फाइब्रोटिक एरिया जो है, जो पुराना एरिया है, उसको निकालना आवश्यक है। नया डिजीज़ जो है उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन पुराने को निकालना बहुत आवश्यक है। कुल मिलाकर मैं जो समझा हूँ और सामान्य भाषा में जो मैडम ने भी आज बहुत अच्छी तरीके से समझा है कि एंडोमेट्रियोसिस जो है, जिसके लिए WHO एक वर्ल्ड अवेयरनेस मंथ चला रहा है, एक ऐसी बीमारी है कि अगर वो जल्दी पकड़ ली जाए तो उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है और बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन जो कि जानलेवा हैं उससे हम बचे रह सकते हैं। मैडम, आप इस माह के दौरान इस स्टूडियो में आई, इतनी पूरी जानकारी दी, इसके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अगले प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे उदर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार से और बातचीत करेंगे लिवर की सिरोसिस पर, जो कि वास्तव में बहुत बड़ा कारण है लोगों की मृत्यु का। बने रहिए हमारे साथ। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। Hindustan has to be divided not into just two parts, but into many parts. 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। ऐसा होता है तो कोई भी देश फिर से गुलाम बना लेगा। हम फिर से गुलाम नहीं बन सकते। उन्हें लगता है कि वो हम सबको अलग कर सकते हैं।
हमारी अहिंसा को कमजोरी मत समझो। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। रामू, कान्हा, आपको तो पता है ना, 4 लोग मेरी वाह वाह करें या मुझे ख्याति मिले इसके लिए मैं ये सब नहीं करता। ये काव्य रचना मैंने इन सब के लिए नहीं की है। मेरा हृदय मेरे विट्ठू माउली से बात करता है। अपने हृदय की भावना मैं कागज पर लिखता हूं, बस इतना सा ही है। हाँ, पर 4-5 रचनाएं मैंने सालों मालों के लिए लिखी हैं, वो आप ही देख लीजिए। देखिए संत तुकाराम शाम 5:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे। एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में। आज हम फिर से एक विशेषज्ञ के साथ हैं, डॉक्टर संजय कुमार, जो शहर के जाने माने, प्रदेश के जाने माने उदर रोग विशेषज्ञ हैं। आप उदर और लिवर रोग विशेषज्ञ कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरीके से देखते हैं। और हमारा विषय आज का है लिवर सिरोसिस। पिछले महीने, इस महीने आप एंडोमेट्रियोसिस का अवेयरनेस मंथ मना रहे हैं। पिछले महीने लिवर सिरोसिस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी WHO प्रसारित कर रहा था और डॉक्टर साहब उसमें बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे। लीवर की डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। क्या होती है लिवर सिरोसिस? क्योंकि लीवर के लिए बोलते हैं कि वो शरीर का ऐसा कारखाना होता है जिससे बहुत सारी चीज़ें शरीर की चलती हैं। अगर लिवर एक बार फेल हो जाए या काम करना बंद कर दें तो सारे सिस्टम धीरे धीरे फेल होने लगते हैं। तो क्या है लिवर सिरोसिस, क्यों हो जाता है ये, क्या कारण है इसका? जो हम सुनते थे, क्या केवल अल्कोहल ही इसका कारण है? कि जो पुराने ज़माने में हम एडवर्टाइजमेंट देखते थे कि यहाँ दर्द हो रहा है, और फिर जोर से चिल्लाते थे, यही लिवर सिरोसिस या कुछ और भी है? कुछ और भी इसके कारण हैं और भी सावधानियाँ बरतनी हैं आपको जीवन में। विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं डॉक्टर संजय कुमार साहब से, जो कि मैंने आपको बताया लिवर और उदर रोग विशेषज्ञ हैं और गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल के संचालक हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, आखिर क्यों लिवर सिरोसिस के बारे में इतनी अवेयरनेस फैलाई जा रही है और लिवर सिरोसिस क्या वास्तव में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और क्या कारण है इसके? जी हाँ, तो जैसा आपने बताया कि लिवर सिरोसिस एक बढ़ती हुई बीमारी है। अगर आज से आप 40-50 साल पहले जाएं तो हम सिर्फ इतना ही जानते थे कि वो लोग जो बहुत शराब पीते हैं उनका धीरे धीरे लिवर ख़राब हो जाता है और जिसे हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। सिरोसिस का मतलब होता है लिवर का कड़क हो जाना जी, और ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ किरोस, यानी येलो हो जाता है लिवर, जैसे कहते हैं पीलिया होकर लिवर ख़राब हो गया। तो आमतौर पर गुलाबी होता है, मुलायम होता है? लिवर सॉफ्ट होता है बहुत और ग्रेइश होता है, तो ग्रेइश पिंकिश होता है। तो जब लिवर ख़राब होने की हम बात करते हैं तो सबसे पहला कारण हमारे दिमाग में आता है शराब, जो गलत नहीं है। पर अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय दुनिया में लिवर सिरोसिस के केसेस को अगर हम समझें तो नंबर 1 कॉज है जिसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो यानी कि वो लोग जिन्होंने कभी शराब नहीं पी लेकिन उनके लिवर पर धीरे धीरे चर्बी जमा होती गई और वो सिरोसिस की स्टेज तक आ गए। वहीं तो अगर हम देखें तो मुख्य तौर पे 4 कारण होते हैं। अल्कोहल अभी भी है जी जी। नंबर 1 पे आप रख सकते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, फिर अल्कोहल यानी शराब, और तीसरे नंबर पे आता है हेपेटाइटिस बी और चौथे पे आता है हेपेटाइटिस सी। तो इन कारणों से दुनिया में लिवर ख़राब या लिवर सिरोसिस के पेशेंट देखे जाते हैं। यूँ तो दसियों और भी कारण हैं जो उतने कॉमन नहीं हैं, लेकिन हमें मुख्यतः इन 4 के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले ही कारण डॉक्टर साहब, हम तो पहले ही अल्कोहलिक को ही सबसे ज़्यादा मानते थे लिवर सिरोसिस के कारण। आपने जो बोला है पहला कारण, इसके बारे में बताइए कि आखिर ये क्यों प्रभावित कर देता है लिवर? देखिए, ये एक बढ़ती हुई बीमारी है जैसा मैंने शुरू में कहा। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ NAFLD कहते हैं और अब इसका नया नाम MASLD है, यानी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज़, यानी वो बीमारी जो शरीर के मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। आप शायद परिचित होंगे इस बात से कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई सिंड्रोम है जो सबसे कॉमन है वर्ल्ड में तो उसे कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी वो स्थिति जिसमें व्यक्ति को डायबिटीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है और उसका लिपिड प्रोफाइल जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा हो सकता है, उसका वेस्ट सरकमफ्रेंस ज़्यादा होता है, उसकी BMI ज़्यादा होती है, यानी वो
नॉर्मल से अधिक वेट का व्यक्ति होता है। तो इन सब चीज़ों का जो सम्मिश्रण है उसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम का नाम दिया गया है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ भी एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें शरीर के मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट है, यानी कि कुछ जेनेटिक रीजंस हैं। परंतु सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बढ़ क्यों रहा है। तो पिछले 40 सालों में लगभग 1980 के आसपास इस बीमारी का जन्म हुआ था। हम समझने लगे थे कि ये भी कोई बीमारी है। तो उसका जो कारण समझ में आया वो ये है कि जो लोग ओवर वेट होते हैं उन्हें फैटी लिवर होता है, जो लोग डायबिटिक होते हैं उन्हें फैटी लिवर होता है, और तीसरा वो लोग जो व्यायाम नहीं करते उन्हें फैटी लिवर होता है। तो अगर इस समय वर्ल्ड में फैटी लिवर यानी NAFLD बढ़ रहा है तो उसका मुख्य कारण है अकर्मण्यता, यानी कि लोग बैठे बैठे काम कर रहे हैं, आलसी हो गए हैं, या उनकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि दिन भर उन्हें कंप्यूटर पर बैठ के काम करना है, उन्हें कसरत का समय नहीं मिलता। और दूसरा ये कि वे ओवरवेट होते जा रहे हैं, और तीसरा ये कि अगर वो डायबिटिक हैं तो अपनी शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो ये मुख्य कारण है बढ़ती हुई बीमारी का। और अगर इसके और अंदर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं घूम फिर के ये बात उनकी दिनचर्या या उनकी डाइट पे भी चली जाती है। तो विपिन जी सागर से हमारे साथ हैं, सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, सवाल ले लेते हैं उनका। विपिन जी पूछिए अपना सवाल। हाँ सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। सर मेरा सवाल ये था कि अक्सर कहते हैं कि सर अगर किसी का पाचन तंत्र कमजोर है या फिर पाचन प्रक्रिया ठीक नहीं है तो क्या सर ये भी लीवर की समस्या होती है या फिर ये अलग प्रॉब्लम होती है कि अगर किसी का पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो ये लीवर की प्रॉब्लम है या अलग प्रॉब्लम है? दूसरा सवाल सर ये था कि लीवर में अगर किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, मतलब कैसे जाने कि अब लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है? बहुत ही दो आपने अच्छे सवाल पूछे। पहला ये कि पाचन की गड़बड़ी लिवर से होती है या कोई और कारण होता है। तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। कोई ज़्यादातर मरीज़ जो हमारे पास भी आते हैं और जिनको पाचन की कोई समस्या है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, अच्छे से पेट साफ़ नहीं होता, या गैस बनती है, या एसिडिटी होती है, वो अक्सर यही कहते हुए आते हैं कि साहब मेरा लिवर ख़राब है। पर आपने जैसा कहा बिल्कुल सच है कि ज़्यादातर ये पाचन की गड़बड़ियाँ लिवर की वजह से नहीं होती, ये आंतों की वजह से होती हैं। हमारी इंटेस्टाइन्स में मूवमेंट होता है, उसमें जूसेस सिक्रीट होते हैं, उनमें पाचन होता है, और जब हमारे डाइजेशन और उत्सर्जन की प्रक्रिया नॉर्मल नहीं होती, यानी लोगों को पेट साफ़ नहीं होता या गैसेस बनती हैं, तो ये अक्सर आंतों के कारण ज़्यादा होता है। तो ये रहा पहला। और दूसरा ये कह रहे थे कि लिवर की बीमारी ना हो क्या? हाँ, मतलब कैसे पता करें? तो ये भी उतना ही बेहतरीन सवाल है। क्योंकि जो जैसा इन्होंने कहा, ख़ास बात यह है कि लिवर की बीमारियां अपने ज़्यादातर समय तक, बरसों तक शरीर में रह सकती हैं बिना लक्षण प्रोड्यूस किए, इनको कोई लक्षण नहीं होता। तो अक्सर ये बीमारियां किसी न किसी टेस्ट के माध्यम से पकड़ में आती हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे शराबी का ही एग्जांपल ले लें, जो लोग बरसों से लगातार शराब पी रहे हैं और उन्हें कोई लक्षण ही नहीं होते, वो मानते हैं कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छा दौड़ता हूँ, खेलता हूँ, अच्छे से खाता हूँ, डाइट अच्छी है, लेकिन एक दिन अचानक पता चलता है कि उनका लिवर ख़राब हो गया, उनको खून की उल्टी हुई और एंडोस्कोपी हुई तो पता चला लिवर डैमेज हो गया। तो उनका हम बताते हैं कि 70% लिवर डैमेज हो चुका है। तो समझने वाली बात यह है कि ये बीमारियां अपने ज़्यादातर पीरियड में एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, यानी इनका कोई लक्षण नहीं होता। पर अगर लक्षण की बात करें तो हल्के फुल्के लक्षण ये हो सकते हैं कि भूख की कमी हो सकती है, पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिनी ओर दर्द हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, पैरों में सूजन आ सकती है, और पेट में पानी भर सकता है जिसको हम एसाइटिस कहते हैं, या कभी खून की उल्टी हो सकती है, और पीलिया हो सकता है। तो ये सब सिम्टम्स लेट होते हैं, मतलब अर्ली पार्ट ऑफ द डिजीज़ में कोई भी लक्षण नहीं होते, और इन्हें टेस्ट के माध्यम से पकड़ना होता है। इसीलिए ये रिकमेंडेड होता है कि लोग एक निश्चित उम्र के बाद, हम तो कहते हैं कि 30 की उम्र के बाद अपना LFT यानी लिवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर करा लें। सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, और अगर उसमें कोई लगे कि कोई शंका है तो सोनोग्राफी, और अगर फिर भी शंका है कि लिवर डिजीज़ है लेकिन पकड़ में नहीं आ रही तो फाइब्रोस्कैन। तो इस तरह से लिवर की डिजीज़ को हम डायग्नोस करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप फाइब्रोस्कैन की बात कर रहे हैं, आपने भी बोला कि एक आदमी को तब पता लगा जब 70% लिवर उसका ख़राब हो गया था। तो एक हमारे मिलने वाले थे, वो बोले कि साहब हम तो डेली अल्कोहल पीते हैं और हमारा 90% लिवर ख़राब है, और उन्होंने फाइब्रोस्कैन कराया, और उसके बाद भी 3 साल तक वो शराब पीते ही रहे, और फिर जब दोबारा फाइब्रोस्कैन कराया तो कहने लगे कि अब 90 की जगह 88% है, 2% इम्प्रूवमेंट आ गया। ऐसा कैसे हो गया डॉक्टर साहब? ये जो आप कह रहे हैं थोड़ा आश्चर्यजनक ज़रूर है। जी। तो अब विस्तार से रिपोर्ट देखना होगी। पर फाइब्रोस्कैन का एडवांटेज ये है कि जो हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं, जैसे हमें पता है कि ये व्यक्ति डायबिटिक है और इसके लिवर पे चर्बी जमा होती जाएगी और भविष्य में लिवर ख़राब होगा,
तो इसको अर्ली स्टेज में पकड़ें, जब लिवर फंक्शन टेस्ट भी नॉर्मल हो सकते हैं, सोनोग्राफी में भी कुछ विशेष नहीं आएगा फैटी लिवर के अलावा, तो ऐसी स्टेज में पकड़ने के लिए फाइब्रोस्कैन ही एक विधि है। और अगर उसमें 90% डैमेज आए, वैसे हम लोग परसेंटेज में नहीं आती है वैल्यू, हो सकता है किसी ने जानकारी ऐसी दी हो, तो उसमें उसके बाद शराब पीते रहने पर लिवर इम्प्रूव हो जाएगा और 90 से 88 ये कुछ बात उचित सी नहीं लग रही है। तो इसको आई थिंक इसको और समझने की ज़रूरत है। अल्कोहल डॉक्टर साहब ने बताया कि एक मुख्य कारण है अभी भी लिवर डिसीजेस का, और इसलिए हमको सजग हो जाना चाहिए कि लिवर जो कि एक शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में डॉक्टर साहब ने बताया कि जो अनियमित दिनचर्या है, खान पान की जो अनियमितता है, ये भी बहुत बड़ा कारण है लिवर की। डॉक्टर साहब, फैटी लिवर आप जो बोल रहे हैं, ये कैसे पता लगाते हैं आपकी लिवर के अंदर फैट बढ़ गया है? क्योंकि कई बार कई लोग दुबले रहते हैं और वो अल्ट्रासाउंड करा के आए तो उनको सोनोलॉजिस्ट ने बोला कि साहब आपके लिवर में फैट बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं हम तो बिल्कुल दुबले पतले हैं, तो लिवर में फैट कैसे चढ़ गया? तो ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं विसरल फैट। ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति बाहर से ओवरवेट हो, मोटा दिखता हो, उसके अंदर के अंगों में भी फैट जमा हो, और वहीं रिवर्स भी कि कोई लोग बाहर से दुबले होते हैं और अंदर फैट जमा होता है। तो ये जैसा मैंने शुरू में कहा, ये एक मेटाबॉलिज्म का डिफेक्ट है, और हम लोगों में, एशियंस में ज़्यादा पाया जाता है विसरल ओबेसिटी जिसको कहते हैं। और ये मुख्यतः बाहर से पहचानने के लक्षण है, आप पाएंगे कि दुबला पतला व्यक्ति भी है लेकिन उसका पेट थोड़ा निकला हुआ होता है, ऐसे पेशेंट्स का अक्सर। और इसको पकड़ने के लिए जैसा मैंने कहा कि जांचों के माध्यम से ही ये पकड़ में आता है। और ये बिल्कुल इस भ्रम में कोई ना रहे कि मैं अगर बाहर से दुबला पतला हूँ तो मेरे अंदर के अंगों में भी फैट जमा नहीं होगा। इसको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया गया। बहुत तरह की हम बात करते हैं कि जो एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसको डिफ़ाइन करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं जिनको हम कहते हैं, जैसे टोफ़ी कहते हैं कि थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। कोई दुबला पतला बाहर से है लेकिन अंदर के अंगों में फैट जमा है। या फिर 40 कहते हैं कि फैट आउटसाइड थिन इनसाइड। तो आपने जैसे बोला भी कि एब्डोमेन का जो गर्थ है वो कई बार आप देख के आपको अंदाज़ा लग जाता है कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो कितना होना चाहिए आमतौर पर? देखिए, महिलाओं के लिए 85 सेंटीमीटर और पुरुषों के लिए 90 सेंटीमीटर। इससे ऊपर अगर आपकी वेस्ट अगर है तो ये दिस इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ हाइट, आपकी हाइट कितनी भी हो, अगर इससे अधिक है तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के दायरे में आ जाते हैं, यानी आप वो व्यक्ति हैं जिसको फैटी लिवर हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सस्ता सा पैरामीटर डॉक्टर साहब ने बता दिया कि महिलाओं की अगर जो कमर है उसका जो व्यास है वो 85 सेंटीमीटर, और अगर पुरुषों का 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। और तुरंत जो है लिवर फंक्शन टेस्ट आपने बताया, ब्लड का बहुत ही सस्ता शुरुआत उसी से करें, और बाद में आप अल्ट्रासाउंड और फाइब्रोस्कैन तक जा सकते हैं। तो ये फाइब्रोस्कैन जो है आपके इधर भी उपलब्ध है, ये जांच कैसी होती है डॉक्टर साहब, और इसमें क्या पता लगता है? ये बिल्कुल साधारण सी जांच है, जिस तरह सोनोग्राफी होती है। उसमें पेट के दाहिने हिस्से में उसकी प्रोब होती है जिसको रखकर अंदर देखते हैं। बेसिकली इसमें इसको हम वाइब्रेशन कंट्रोल्ड ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी भी कहते हैं, यानी जो प्रोब होती है जो यहाँ रखी जाती है वो एक तरह की वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। और बड़ा सीधा सा प्रिंसिपल है कि जब कोई चीज़ कड़क हो जाती है तो ये वाइब्रेशन वेव बहुत फास्ट निकल जाएगी वहाँ से, और जितना नरम होगा लिवर जो नॉर्मली होता है तो ये स्लो ट्रांजिट होगा। तो इसी को एक कैलकुलेशन करके एक वैल्यू दी जाती है जिसको ई स्कोर कहते हैं, इलास्टोग्राफी स्कोर। तो ये बड़ा सिंपल टेस्ट है जिसको करने में 10 मिनट के करीब लगते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिल जाती है दो रूप में। एक तो ये कि पेशेंट के लिवर में कितना चर्बी है और उसके लिवर में कितना फाइब्रोसिस है, कितना कड़कपन आ गया है। अब डॉक्टर साहब जैसे कि बोलते हैं कि इंडिया जो डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनने वाला है, और आप बता रहे हैं कि डायबिटीज़ में मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत मिलता है, और आप ये भी कह रहे हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में लिवर प्रभावित हो जाता है, तो हर डायबिटिक मरीज़ को अपना एक फाइब्रोस्कैन करा लेना चाहिए क्या, ताकि पता लग जाए लिवर की क्या स्थिति है? हाँ, ये अगर ऐसा करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, जो शायद उतना करना संभव भी नहीं है। तो हर डायबिटिक को तो नहीं, पर हर डायबिटिक को अपना लिवर फंक्शन टेस्ट, अपना सोनोग्राफी नियमित रूप से कराना चाहिए, और उसमें अगर कोई संदेह आता है तो फाइब्रोस्कैन पे जाना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अक्सर हमारे चिकित्सक साथी भी इग्नोर करते हैं, वो होता है प्लेटलेट काउंट। अच्छा। तो अगर आप सामान्य किसी का भी कंप्लीट ब्लड पिक्चर करते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन आता है, वाइट सेल काउंट आता है और प्लेटलेट काउंट आता है।
तो अगर प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से कम है किसी डायबिटिक का, तो ज़रूर सबसे पहले सोचें कि इसको लिवर सिरोसिस तो नहीं हो रहा, बजाय ये सोचने की कि इसको कोई ख़ास किस्म का एनीमिया है या ल्यूकीमिया है या ब्लड की कोई बीमारी। सबसे पहली दृष्टि हमारी लिवर की तरफ जानी चाहिए, और ऐसे पेशेंट में लिवर सिरोसिस पकड़ने का सबसे सुगम उपाय फाइब्रोस्कैन है। प्लेटलेट काउंट जो कि हम डेंगू के अंदर भी बहुत कराते थे और सुनते थे कि कम हो गया, डॉक्टर साहब ने कितनी बड़ी बात बताई कि अगर डायबिटिक पेशेंट के अंदर वो 1.5 लाख से कम मिल रहा है तो उसकी इमीडिएटली सतर्क हो जाना चाहिए। तो पहली बात तो आपने बता दी है, नॉन एल्कोहलिक सिरोसिस की बात कर दी आपने, जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम से थी। दूसरे आते हैं अल्कोहलिक सिरोसिस के ऊपर, क्योंकि अल्कोहल का सेवन भी दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि युवा अवस्था से ही बढ़ता चला, आजकल महिलाओं में ही बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। तो इसको आप सेकंड नंबर पर रखते हैं, तो ऐसे कैसे कितने मरीज़ आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में देखते हैं डॉक्टर साहब? अभी वैसे हमारे यहाँ हम देखते हैं तो हमारे यहाँ बजाय नॉन अल्कोहलिक के अभी अल्कोहलिक का नंबर ही ज़्यादा है। जो मैंने आपसे कहा वो विश्व का डेटा है। अच्छा। और अभी हमारे हिंदुस्तान में अभी भी अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ ज़्यादा आते हैं, और हॉस्पिटल बेस्ड प्रैक्टिस में ज़्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि इनको अक्सर किसी न किसी वजह से भर्ती होना पड़ता है। तो अगर हम भर्ती होने वाले मरीज़ों को देखें तो उसमें अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ ही नंबर 1 है। और अल्कोहल की अगर हम बात करें तो ये जो लोग रेगुलर अल्कोहल का सेवन करते हैं, रेगुलर का मतलब हम कहते हैं कि जो व्यक्ति वीक में 3 बार से ज़्यादा लेता है और 2 पैक से ज़्यादा, सीधे शब्दों में अगर कहें तो 2 पैक से अधिक और हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा लेता है और 5 साल तक लिया है, तो इसको सिरोसिस हो सकता है। तो 2 पैक को आप कैसे डिफाइन करते हैं ml में? अगर हम ml की बात करते हैं तो 60 ml का एक पैक होता है, जिसको अगर 40% से हम कैलकुलेट करें तो इसमें लगभग 25 ग्राम अल्कोहल होता है। तो ये बहुत ही गणित है सीधा साधा, इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एक बार जब हम कैंसर विशेषज्ञ से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अल्कोहल जो है किसी भी मात्रा में कार्सिनोजन होता है, मतलब कैंसर का कारक होता है, और डॉक्टर साहब ने बताया कि एक निश्चित मात्रा के ऊपर इसके अंदर सिरोसिस होने की संभावना रहती है, लेकिन कई बार कम मात्रा में भी सिरोसिस हो सकता होगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें तो ह्यूमन बॉडी एकदम मैथमेटिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, तो बहुत से लोगों में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। ऐसे भी लोग मिलोगे जिन्होंने जीवन भर रोज़ 3 दिन क्या 7 दिन शराब पी है और उनका लिवर आज भी ठीक है। जैसे ऐसे भी लोग हैं जो रोज़ 2 पैकेट सिगरेट पी जाते हैं लेकिन उनको लंग कैंसर नहीं हुआ, वहीं दूसरा जिसने 4-5 साल पिया उसको हो जाता है। तो बीमारियों के जेनेसिस में एनवायरमेंटल फैक्टर्स या एडिक्टिव फैक्टर्स का रोल तो है ही, लेकिन जीन्स का भी बहुत रोल है। तो जेनेटिक्स भी डिटरमिन करती है कि किसको बीमारी होगी या नहीं होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि जिन चीज़ों के बारे में ये पता है कि इससे इसको खतरा है, तो उन चीज़ों की सावधानी बरतना हमेशा यूज़फुल रहेगा। तीसरा कारण डॉक्टर साहब आपने बताया हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी भी हम देखते हैं कि साहब पूरी ड्राइव चलती है, 3 टीके लगाए जाते हैं। इसके बावजूद भी जब हम सर्जरी के लिए पेशेंट को लेते हैं और उसका जो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं उसमें HbA1c जैसी कराते हैं तो पता लगता है पॉजिटिव। तो ये हेपेटाइटिस बी के अंदर भी कोई लक्षण नहीं रहते और ये भी क्या लिवर को खा जाता है, तो ऐसे मरीज़ क्या करें? तो देखिए लिवर की सभी बीमारियों में क्रॉनिक डिजीज़ में लक्षण नहीं होते, केवल एक्यूट डिजीज़ में लक्षण होते हैं। एक्यूट और क्रॉनिक में फ़र्क ही ये है, एक्यूट मतलब किसी को आज कोई हेपेटाइटिस वायरस ने संक्रमण किया है तो इस व्यक्ति को हल्का बुखार आएगा, उसकी भूख कम हो जाएगी, उल्टियाँ होंगी, पीलिया होगा, और ये एक निश्चित अवधि तक रहेगा शरीर में, और 15 दिन 20 दिन 30 दिन या हेपेटाइटिस बी के केस में शायद 45 दिन या 60 दिन में ये ठीक होगा। तो ये तो एक्यूट डिजीज़ हुई। पर ये जो हम कहते हैं कि 40-50 दिन में हेपेटाइटिस बी ठीक हो जाता है, उसके बाद लगभग 10% लोगों में ये शरीर में घर कर जाता है। मतलब 90% में तो वायरस किल हो गया, बॉडी से निकल गया, लेकिन 10% में शरीर में घर कर गया। इसको हम कहते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस। ये साइलेंट होता है, इसको जब तक हम जांच नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। तो इस साइलेंट अवस्था में अगर इसको पड़े रहने दिया जाए और इलाज ना किया जाए तो आने वाले 5 से 8 या 10 साल में लिवर को डैमेज कर देगा, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने कहा कि अभी भी हम बहुत केसेस देखते हैं, सर्जरी में लेते हैं तो हेपेटाइटिस बी आता है। तो आप देखेंगे कि हेपेटाइटिस बी का वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन जो टीकाकरण हमारे देश में चालू हुआ है वो लगभग 1996 के आसपास हुआ है। तो उसके पहले के जो पैदा हुए लोग हैं उनमें हेपेटाइटिस बी की इम्यूनिटी नहीं है, उनको टीका नहीं लगा है। जी जी। तो ऐसे पेशेंट ज़्यादातर जो हैं वो उस उम्र के होते हैं। इसके बाद के भी छोटे बच्चों में भी अभी हम देख लेते हैं, क्योंकि संभवतः उनका वैक्सीनेशन ढंग से नहीं हुआ, यानी उसके 3 डोज होते हैं, हो सकता है उन्होंने तीनों डोज ढंग से नहीं लगवाए, क्योंकि जो इसका टीकाकरण है उसकी एफिकेसी लगभग 95 से 98% है। तो ऐसा बहुत मुश्किल है कि किसी को तीनों टीके समय से लगे हों फिर भी उसको हेपेटाइटिस बी हो जाए। तो
ये वो लोग हैं जिनको समय पे हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लगा। इसलिए हम कहते हैं, और बहुत से हम लोग टीकाकरण शिविर भी लगाते हैं, इसलिए कि हेपेटाइटिस बी की जांच करें, और अगर आज भी वो नेगेटिव है, कोई एडल्ट जो 96 के पहले पैदा हुए हैं, 2000 के पहले पैदा हुए हैं, तो उनको आज भी टीका लगाया जा सकता है। ये बहुत ही सेफ टीका है और 3 डोज में आप लगभग फुली प्रोटेक्ट हो जाते हैं हेपेटाइटिस बी से। इसका कोई ऐसा बूस्टर डोज तो नहीं होता डॉक्टर साहब, किसी ने पहले लगवा लिया हो तो दोबारा फिर लगवाना? नहीं, अगर तीनों डोज सही समय पे लगे हैं तो बूस्टर की आवश्यकता नहीं होती। ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है, पर ये फिर भी रिकमेंडेड है कि आप और हम जैसे लोग जो डॉक्टर हैं और जिनको अक्सर हेपेटाइटिस बी के मरीज़ों का सामना करना पड़ता है, वो अपना एंटीबॉडी लेवल चेक करा लें। और एंटीबॉडी से ये पता चल जाता है कि शरीर में अभी भी हेपेटाइटिस बी के विरुद्ध प्रोटेक्शन अवेलेबल है कि नहीं। अगर एंटीबॉडी लेवल लो हो गया है तो आप एक बूस्टर डोज लगा सकते हैं। बहुत ही सही जानकारी दी डॉक्टर साहब ने कि केवल 3 डोज लगाने, पहले, तीसरे और 6वें महीने पर शायद। पहले 0, 1 और 6। 0, 1 और 6 3 टीके लगाने, और उससे 95% इम्यूनिटी है एक ऐसी बीमारी के लिए जो कि लिवर सिरोसिस और कई बार लीवर के कैंसर को भी जन्म दे देती है। तो डॉक्टर साहब, जिनको हो गई है हेपेटाइटिस बी और साइलेंट पड़े हुए हैं और लिवर का टेस्ट कराते हैं, ठीक आता है, कब कब कराते रहें? नहीं, देखिए उसमें गाइडलाइन है। मतलब ये है कि एक तो है कि किसी को भी हेपेटाइटिस बी अगर ब्लड में पाया गया है, भले ही उसको कोई लक्षण नहीं है, उसको अपने हेपेटोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के संपर्क में रहना ही है। हर 6 महीने में उसकी जांच करते हैं, सिंपल LFT ही करते हैं वैसे, और ज़रूरत पड़ने पर अगर LFT में कोई डिरेंजमेंट आता है तो उसमें उसका DNA टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है कितना वायरस शरीर में है। तो एक बार हमारे पड़ोस में ही सर ऐसे एक पेशेंट थी, तो उनको तो बहुत ही महंगी दवाई दी गई और लाखों रुपए का खर्चा हो गया। ये शायद बहुत पहले की बात होगी, क्योंकि अब जो हेपेटाइटिस बी की दवाइयाँ हैं वो उतनी महंगी नहीं है। अच्छा। और तरह तरह की गोलियाँ उपलब्ध हैं। पहले इंजेक्शन दिया करते थे इंटरफेरॉन, अब उसकी ज़रूरत नहीं होती। काफ़ी अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं जो लगभग महीने में 2000 या 1.5 से 2000 रुपये का खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा। और काफ़ी इफ़ेक्टिव दवा है। बस ये है कि किस समय पे चालू करना है और कब तक देना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आम तौर पे ये मानते हैं कि अभी भी हमारे देश में जो ज़्यादातर हेपेटाइटिस बी के पेशेंट हैं उनको वर्टिकल ट्रांसमिशन है, यानी उनको हेपेटाइटिस बी उनकी पेरेंट्स से मिला है, और वही तरह का हेपेटाइटिस होता है जो शरीर में घर बना लेता है। इसमें बड़ा अच्छा एक आंकड़ा है कि अगर किसी को लाइफ के फर्स्ट ईयर में, इन्फेंसी में बच्चे को हेपेटाइटिस बी हुआ है तो 90% चांस है कि ये शरीर से निकल नहीं पाएगा, घर बना लेगा, क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो जाएगा। लेकिन वहीं उसके बाद हुआ, एडल्टहुड में हुआ, एक 10 साल के व्यक्ति को, 20 साल के व्यक्ति को हुआ है, तो 90% चांस है कि वो निकल जाएगा, केवल 10% लोगों को वो शरीर में घर बना पाएगा। ये डिफरेंस है उनकी इम्यूनिटी के कारण। तो 3 बातें तो हमने डिस्कस कर ली, मुख्य कारण जो लीवर सिरोसिस के थे जी। तो अगर लीवर सिरोसिस एक बार हो गया तो वो रिवर्ट भी हो सकता है क्या? जो काढ़ा हो गया है वो फिर से मुलायम बन सकता है कि किसी दवा या उपचार से? उसका थोड़ा ये कठिन है, हालांकि इस पर कुछ नए शोध हुए हैं जो कहते हैं कि रिवर्सल भी है, पर मोटे तौर पे ये मान लें कि एक बार सिरोसिस हो गया है तो वो अब ठीक नहीं होगा। और ये भी जानना ज़रूरी है कि आप इलाज के बावजूद भी सिरोसिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, तो धीरे धीरे आगे ही बढ़ेगी। तो अब जैसे किसी को सिरोसिस हो गया है, शुरू में तो लक्षण नहीं होते, पर बाद में पेट में पानी भरता है, बेहोशी के दौरे आते हैं, या खून की उल्टी होती है, या बार बार बुखार, इन्फेक्शन होता है, तो ये सब लक्षण होते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि किसी को सिरोसिस हो गया है तो पूरी साइंस इस बात में जुटी है कि अब इस व्यक्ति का जीवन कैसे बढ़ाया जाए। इसको सिरोसिस तो हो गया, लिवर को हम ठीक नहीं कर सकते, तो अब साइंस ये देख रही है कि इसको, इनकी लाइफ कैसे प्रोलॉन्ग की जाए और कैसे ट्रबल फ्री रखा जाए, कैसे इनको कम से कम बार भर्ती होना पड़े। जी। और उसके लिए बहुत सारे तरह के ट्रीटमेंट हैं, एंडोस्कोपी जिसमें एक मुख्य ट्रीटमेंट है, और तरह तरह की दवाइयाँ, जैसे हेपेटाइटिस बी की हमने बात की। और फिर भी एक स्टेज आती है इनको कि इनको हम कहते हैं डीकम्पनसेटेड सिरोसिस हो गया। अब ये सिरोसिस दवाओं से भी मैनेज नहीं होता, पेशेंट को अक्सर हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो ये स्टेज है जिसमें पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, या वो स्टेज जिसमें कि पेशेंट को लिवर कैंसर हो गया हो, तो या तो डीकम्पनसेटेड सिरोसिस हो गया या इनको लिवर कैंसर हो गया। तो इन पेशेंट्स को अगर हम कैंसर के पेशेंट को भी सही समय में पकड़ लेते हैं तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत ही कारगर विधि है, जिससे तो हम इनको नया जीवन दे सकते हैं। कैसे डिसाइड करें कि अब ये स्टेज आ गई लिवर ट्रांसप्लांट की? हाँ, उसके लिए देखिए बहुत सारे स्केल्स बने हैं। एक कॉमन स्केल जो बहुत से पेशेंट भी समझने लगे और पूछते हैं कि साहब मेरा स्कोर कितना है, उसको हम कहते हैं मेल्ड स्कोर, मॉडल ऑफ एंड स्टेज लिवर डिजीज़, उसका स्कोरिंग होता है।
और ये कुछ तरह के टेस्टों पे आधारित होती है स्कोरिंग, जिसमें मुख्यतः हम एक INR टेस्ट होता है, INR और बिलीरुबिन यानी पीलिया कितना है, इन सब पे बेस करते हैं, किडनी फंक्शन पे बेस करते हैं। तो अगर किसी का मेल्ड स्कोर 14 से अधिक हो तो वर्ल्ड की सारी एसोसिएशन सोसाइटीज़ मानती हैं कि इसको अब ट्रांसप्लांट के लिए कंसिडर कर लिया जाए, यानी तैयारी कर लें। तो क्योंकि ट्रांसप्लांट भी कोई ऐसा नहीं होगा कि आज हम डिसाइड करेंगे और कल हो जाएगा, उसके लिए बहुत एक लंबी प्रक्रिया है। तो समय रहते अगर 14 स्कोर आ गया है तो हम उनको कहते हैं कि अब आप ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाएं। उसके दोनों मेथड हैं, या तो आप वॉलंटरी डोनेशन कोई फैमिली से कर सकता है, या जिसको हम कहते हैं डिसीज्ड लिवर ट्रांसप्लांटेशन, यानी किसी की अगर बदकिस्मती से किसी व्यक्ति की दुर्घटनावश डेथ हो रही है और उसका सर्कुलेशन चल रहा है लेकिन ब्रेन डेड है, तो ऐसे व्यक्ति के अंग निकाल के दूसरे व्यक्तियों में लगाए जा सकते हैं, पेशेंट्स में लगाए जा सकते हैं, और कभी कभी एक पेशेंट से 3, 4, 5 जिंदगियां तक बचती हैं। हाँ, हम देखते हैं तरह तरह के ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाते हैं उसके लिए और लोग करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप तो लिवर सिरोसिस के हज़ारों मरीज़ देख चुके होंगे अब तक, तो कुछ ऐसी भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं आपके पास कि आपने समय पर उनका मेल्ड स्कोर उनको बता दिया हो और उतने भाग्यशाली रहे हों कि इनको डोनर भी मिल गए हों, आपने लिवर ट्रांसप्लांट कराया भी हो और अभी वो जीवित भी हों कितने साल से? हाँ, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, एक्चुअली एक दो नहीं, मेरे ख्याल से दसियों ऐसे हैं एग्जाम्पल। जैसे मैं याद करता हूँ एक पेशेंट को जिनको हेपेटाइटिस C था और उनको लिवर में कैंसर हो गया था, और उस समय उसका साइज़ करीब 2.5-3 सेंटीमीटर था उस कैंसर के नोड्यूल का, और ये ट्रांसप्लांट हमने उनको कराया था शायद 2005 के आसपास, लगभग 20 साल हो गए और वो स्वस्थ हैं। तो ऐसे ये एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, लेकिन ऐसे कई पेशेंट हैं जिनको समय रहते लिवर ट्रांसप्लांट किया गया और वो आज भी ठीक है। तो बहुत ही बड़ी बात है कि इतनी बड़ी बीमारी होती है लिवर सिरोसिस, जो कि शरीर का सबसे मुख्य अंग है, और डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि उसके 3 मुख्य कारण हैं। एक तो वो कारण है जो कि आपके खान पान, आपके रहन सहन, आपकी डायबिटीज़, आपके ब्लड प्रेशर, उनसे रिलेटेड है, जो सबसे बड़ा कारण है विश्व का, लेकिन हमारे देश में अभी भी अल्कोहलिक सिरोसिस बहुत बड़ा कारण। तीसरा हेपेटाइटिस B, जो उन्होंने बताया कि 3 टीके लगा लें तो 95% तक प्रोटेक्शन है, अल्कोहल छोड़ दें आप तो प्रोटेक्शन है, और अगर अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लें तो प्रोटेक्शन है। कहने का मतलब सारी चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं कि आप लिवर, और अगर मान लीजिए दुर्भाग्य से आप इन सब सीमाओं को पार कर गए हैं तो उसके बावजूद भी डॉक्टर साहब के पास ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिसके अंतर्गत लिवर का ट्रांसप्लांट किया गया, और लिवर ट्रांसप्लांट करने के बाद जो है लोग 2005 की बात कर रहे हैं, 24 मतलब 29 साल से जीवित, ऑलमोस्ट पूरा जीवन है। डॉक्टर साहब, आपने अब तक जो है यंगेस्ट पेशेंट जो है वो किस उम्र में लिवर ट्रांसप्लांट कराया, और ओल्डेस्ट पेशेंट का किस उम्र में ट्रांसप्लांट? यंगेस्ट पेशेंट तो ऐसे हैं जो 1 साल से भी कम के हैं। असल में कुछ हमने तो बात की एडल्ट सिरोसिस की, बच्चों में एक कॉमन कारण है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रेजिया, यानी उनका जन्म से ही लिवर के नीचे जो नलियाँ होती हैं, बाइल डक्ट्स होती हैं, वो डेवलप नहीं हुई थी। तो इन पेशेंट्स को अगर समय रहते सर्जरी ना की जाए, इनकी सर्जरी की जानी चाहिए पहले 30 दिन के अंदर। अच्छा। तो अगर इनकी जल्दी सर्जरी ना हो तो इनको लिवर सिरोसिस हो जाता है। तो ऐसे हमारे पेशेंट्स रहे हैं जो कुछ महीनों के ही थे बच्चे, और उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ और वो स्वस्थ हैं। तो ऐसे पेशेंट में अक्सर उनकी माँ या पिता ही डोनर होते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए बहुत छोटा साइज़ का लिवर चाहिए होता है, तो अक्सर वो और फैमिली मेम्बर दे सकते हैं। एक और बात यहाँ बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अपने लिवर का एक हिस्सा अपने संबंधी को दे सकता है। संबंधी इसलिए मैंने कहा क्योंकि कानून ये अलाउ नहीं करता कि आप अनरिलेटेड व्यक्ति से लें ऑर्गन, तो कोई भी दे सकता है, बस शर्त ये होती है कि उसका ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। तो अगर सेम ब्लड ग्रुप का कोई फैमिली मेम्बर है तो अपने लिवर का हिस्सा बेफिक्र होकर दे सकता है। ये काफ़ी सेफ सर्जरी होती है, और लिवर इतना एफिशिएंट ऑर्गन है कि अगर एक स्वस्थ लिवर के 2 टुकड़े किए जाएं और 2 बॉडीज़ में लगा दिए जाएं तो दोनों में वो बढ़ के पूरा हो जाता है। वाह, बहुत ही उपयोगी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।